गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। क्लास 12th के अपन ने जो प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट जो हमने चालू कर रखी है, उसके चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर आज अपन एक परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता और सॉल्यूशन जो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन टॉपिक क्या ले रहे हैं, परमिएबिलिटी, पारगम्यता। अब इसको एक समझने की कोशिश करें आप साधारण भाषा के अंदर कि पारगम्यता किसको कहेंगे अपन। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं पारगम्यता ये है। पार का मतलब अपन ये समझ सकते हैं पार होना। क्या कह सकते हैं, पार होना। गम्यता मतलब अपन ये कह सकते हैं गमन होना, ये अपने कहीं जाना, जो भी अपन मान सकें समझने की दृष्टि से। तो पार होना, अब कितना पार होना, किसका होना, कौन होना, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ अपन पढ़ने की यहाँ पर आज कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता की डेफिनेशन आनी चाहिए कि पारगम्यता क्या है। क्या है वो पारगम्यता? मतलब एक ऐसी झिल्ली होनी चाहिए जिस झिल्ली के माध्यम से, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, या कोई घुलित अवस्था के अंदर कोई पदार्थ, वो उससे पार हो सके या नहीं हो सके, उसके बारे में अपन क्या है पढ़ेंगे। तो वो झिल्ली जिसमें से पार हो या पार नहीं हो, उसके आधार पर अपन देखते हैं। तो देखो, परमिएबिलिटी इज द डिग्री ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड डिजोल्व सब्सटेंसेज थ्रू ए मेम्ब्रेन। यानी पारगम्यता जो है वो गैस है, द्रव है या घुलित पदार्थों का एक झिल्ली के माध्यम से विस्तृत होने की डिग्री है। यानी एक झिल्ली है, उस झिल्ली के माध्यम से कोई द्रव है, कोई गैस है या कोई घुलित पदार्थ जो है वो विस्तृत होते हैं, वही क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाती है। अब नीचे क्या लिख रहा है, फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। यानी पारगम्यता के आधार पर हमने जो मेम्ब्रेन्स जो होती है, जो झिल्लियां जो होती है, उनको हमने 4 भागों के अंदर हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। किनको? इन झिल्लियों को हमने 4 भागों के अंदर डिवाइड हमने कर रखा है। फर्स्ट झिल्ली क्या है, परमिएबल, सेकेंड है इम्परमिएबल, और थर्ड है अपनी सेमी परमिएबल, और फोर्थ जो होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। क्लियर है? हमने 4 झिल्लियां बताई, यानी पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो हमने झिल्लियां 4 प्रकार की हमने बताई। सबसे पहले अपन देखते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, यानी पारगम्य झिल्ली क्या है, वो कौन सी होती है। तो पारगम्य, अब इनको देखो एक सामान्य दृष्टि से अपन समझें तो मैं चारों झिल्लियों को एक लाइन के अंदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पारगम्य मतलब पार हो जाना, यानी जिसके अंदर सॉल्यूट भी जाए, सॉल्वेंट भी जाए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब विलेय और विलायक दोनों पार हो जाए, वो पारगम्य झिल्ली हो गई। अपारगम्य इम्परमिएबल, अपारगम्य जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या हो गया, जिसमें से ना तो विलेय जा सके और ना ही विलायक जा सके। ठीक है, और सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें से केवल और केवल विलायक पार हो सकता है। क्या हो सकता है, विलायक यानी सॉल्वेंट पार हो सकता है। ठीक है, और एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कुछ चुने हुए जिनका अपने सिलेक्शन करते हैं वही उसमें से पार हो सके। तो इस तरीके से अपन को याद रख सकते हैं। हिंदी में अपन देखें, पारगम्य मतलब सब कुछ पार हो जाना, अपारगम्य मतलब कुछ भी पार नहीं होना, अर्धपारगम्य मतलब आधा पार होना, और चयनात्मक पारगम्य मतलब चुन चुन के भेजना। तो ये तो इसकी अपने एक याद करने की तरीके से। अब इसको सिस्टमेटिक अपन देखते हैं। फर्स्ट है परमिएबल यानी पारगम्य। इसके क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स अलाउ ए फ्री डिफ्यूजन ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट और आयंस थ्रू देम। यानी ये क्या कहना चाहता है कि वह झिल्ली जो विलेय और विलायक, जो विलेय और विलायक दोनों को पारण का मतलब होता है पार होना, गमन होना, उससे क्या हो जाना। तो वह झिल्ली जो विलेय व विलायक दोनों का पारण प्रदान करती हो, क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। हमने अभी भी कहा है कि पारगम्य मतलब सब कुछ पार होना, पार होना। सब कुछ का मतलब यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है कि आप लोग साहब ये भी जाओ, नहीं,
यहाँ सब कुछ से मतलब विलेय और विलायक से ही है अपने पास। किससे है? विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से अपन बात करेंगे यहाँ पर। और उसका एग्जाम्पल दे रखा प्लांट सेल वाल, यानी पादप की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? ये पारगम्य होती है, परमेबल का उदाहरण है, जिसके अंदर सेलुलोजिक एंड लिग्निफाइड, यानी ये जो झिल्ली जो होती है प्लांट सेल वाल है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई होती है। और इस सेलुलोज और लिग्निन से बनी हुई झिल्ली में से विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेट दोनों क्या हो सकते हैं? पार हो सकते हैं। इसलिए अपने से क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, परमेबल झिल्ली कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? पारगम्य मतलब सब कुछ, सब कुछ का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? विलेय और विलायक। सब कुछ का मतलब क्या है? विलेय और विलायक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे, वह मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि दोनों पार हो सकें तो वो झिल्ली कौन सी कहलाएगी? पारगम्य झिल्ली कहलाएगी, परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्लियर है? और उसका एग्जाम्पल आपको बता दिया, प्लांट सेल वाल जो लिग्निन एंड सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट नंबर 2, इम्परमिएबल अपारगम्य झिल्ली। इम्परमिएबल यानी अपारगम्य, इसमें अभी आपको बताया मैंने, अपारगम्य का मतलब दोनों पार नहीं होना, कुछ भी पार नहीं होना। कुछ भी का मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कुछ का मतलब क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो, द मेम्ब्रेन विद डिपॉजिट ऑफ क्यूटिन एंड सुबेरिन डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर, डिजोल्व सब्सटेंस एंड गैसेज, हैंस कॉल्ड इम्परमिएबल। ये क्या कह रहा है कि वह झिल्ली जिसकी सरफेस पर किसका जमाव हो? क्यूटिन और सुबेरिन का जमाव हो। ध्यान रखें इन दोनों को, क्यूटिन और सुबेरिन का जमाव हो। किसकी? वह झिल्ली उस मेम्ब्रेन पर, यानी वह मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है उस पर क्यूटिन और सुबेरिन का यदि जमाव हो तो वो झिल्ली क्या करेगी? ना तो सॉल्यूट को ना सॉल्वेंट को, यानी इनको पार नहीं होने देगी, वो किसी को भी पार नहीं होने देनी। झिल्ली जिस पर क्यूटिन व सुबेरिन का जमाव हो तथा क्यूटिन व सुबेरिन का जमाव हो तथा जो जल व घुलित पदार्थों तथा गैसों आदि को पार न होने दे, अर्थात विलेय व विलायक दोनों को ही पार न होने दे, क्या कहलाएगी? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी पारगम्य का मतलब जिसमें सब कुछ का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जा सके, और अपारगम्य का मतलब हो गया कुछ नहीं जाए। कुछ नहीं का मतलब ना तो सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट, ना ही विलेय और ना ही विलायक, दोनों को पार नहीं होने दे। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिख रखा है? सेल वाल विद थिक लेयर ऑफ क्यूटिन ऑन सरफेस, यानी क्या लिख रखा है? कोशिका भित्ति जिसकी सतह पर क्यूटिन की मोटी परत हो, क्यूटिन की मोटी परत हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की वाली बात है, हमने लिखा क्यूटिन और सुबेरिन। ये क्यों लिखा हमने? ये क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जो वाटर टाइट एंड एयर टाइट होते हैं। क्या होते हैं? वाटर टाइट एंड एयर टाइट होते हैं। वाटर टाइट का मतलब क्या हो गया? जलरोधी। एयर टाइट का मतलब हो गया वायुरोधी। वो ना तो वायु को पार होने देते हैं और ना ही जल को पार होने देते हैं, अपन ये कह सकते हैं। ना तो लिक्विड को ना ही गैसेज को जाने देते, ठोस को तो मतलब जाने का है ही नहीं। तो वह झिल्ली जिसमें से ना तो सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट जा सके, क्या कहलाएगा? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिसे आज लिखा हमने सतह पर क्यूटिन की मोटी परत पाई जाती है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्यूटिन की मोटी परत क्यों हो? क्योंकि क्यूटिन क्या होता है? वाटर टाइट एंड एयर टाइट होता है, तो ना तो वाटर को जाने देता है ना एयर को जाने देता है, इसलिए अपने से क्या बोलते हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन इसको अपन कहते हैं। यदि आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा तो जो अपनी दवाइयों की जो मेडिसिन की जो अपनी वो जो बोतल आती है, सिरप जो आती है, उसके जो ऊपर केप जो लगी होती है, आप केप के अंदर देखेंगे तो एक ब्राउन कलर का सा एक फोम सा उसके अंदर लगा हुआ होता है। वो फोम क्या है? वो कॉर्क होता है। वो इसलिए होता है जब उस कैप को अपन लगा देते हैं वो टाइट हो जाता है, तो बिल्कुल फोम उसके आकर क्या होता है? उस बोतल के ऊपर चिपक जाता है। तो ना तो वो एयर को अंदर जाने देता है और ना ही किस हो जाता है? वाटर को जाने देता है। इसलिए वो एकदम क्या रहती है? जो चीज़ उसके अंदर जो मेडिसिन है वो क्या रहती है? बिल्कुल सेफ रहती है। थर्ड है सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य मतलब आधा पार होना। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या हो गया? आधा पार होना। अब आधा कौन सा? हमने कहा अभी कि सब कुछ पार होना, सब कुछ पार नहीं होना, तो ये सब कुछ तो क्या है? आधा क्या है? इसको हमें समझने की जरूरत है। तो सब कुछ को तो मैंने बता दिया कि वो विलेय और विलायक, सब कुछ में क्या शामिल है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यह है आधा पार होना। अब आधा कौन सा होगा? अब एक तो हमने लिया सॉल्यूट, एक लिया हमने सॉल्वेंट, यानी एक तो लिया विलेय और एक लिया विलायक। तो यहाँ पर आधा पार, आधा कौन सा होगा? सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? यानी जो लिक्विड वाला पार्ट है वो होगा। लिक्विड वाला मतलब जो वाटर जो है, वाटर का मतलब जो विलायक जो है वो पार होगा। यानी ए मेम्ब्रेन दैट इज इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। ध्यान रखें,
इम्परमिएबल टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो विलेय जो होता है ना उसके अणु को जाने नहीं दे। बट इज परमिएबल टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड, बट इज परमिएबल टू द सोलवेंट, यानी विलाय के अणु के लिए वो पारगम्य होती है। कहने का अर्थ होता है ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक तो पार हो सके लेकिन विलेय पार ना हो सके, यानी सोलवेंट तो पार हो जाए लेकिन सॉल्यूट पार ना हो, वो क्या कहलाएगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेमी परमिएबल कहलाएगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाएगी, मतलब आधा पार होना। यहाँ हमने आधे को किससे डिवाइड किया है? दो काट दी, हमारे पास दो चीज़ तो थी, एक सॉल्यूट एक क्या था? सॉल्वेंट। तो आधा में सॉल्यूट कर दिया, आधे में क्या कर दिया? सॉल्वेंट। हमने आधा पार किया, सॉल्यूट को रोक लिया और सॉल्वेंट को हमने क्या कर दिया? भेज दिया। क्या कर दिया हमने? सॉल्यूट को रोका, सॉल्वेंट को हमने भेजा, मतलब विलेय को रोक लिया और विलायक को हमने भेज दिया। ये बात ये कह रहे हैं कि ए मेम्ब्रेन दैट इज इम्परमिएबल टू सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के लिए तो इम्परमिएबल हो, बट इज परमिएबल टू द सॉल्वेंट, जो विलायक के लिए क्या हो? पारगम्य हो, परमिएबल हो, वो झिल्ली क्या कहलाएगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। अब इसका एग्जांपल क्या दिख रहा है? पर्चमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन। ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन ये दोनों किसके हैं? इसके उदाहरण। तो ये आपकी तीन झिल्लियाँ थी। परमिएबल झिल्ली जिसमें से सब कुछ मतलब विलेय और विलायक दोनों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इम्परमिएबल मतलब ना तो सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, ना तो विलेय और ना ही विलायक। और सेमी परमिएबल मतलब आधा पार होना। आधा कौन सा? केवल और केवल सॉल्वेंट जाना, सॉल्यूट नहीं जाना। तो क्लियर? ये अपने क्या थी? तीन मेम्ब्रेन थी। अपनी चौथी जो है अपने का अभी पढ़ेंगे सेलेक्टिव परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इनको आप अच्छी तरीके से लिखें। अब देखते हैं अपन नंबर 4। नंबर 4 के अपने पास सेलेक्टिव परमिएबल क्या है? सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली। ये क्या होती? देखिए, दिस मेम्ब्रेन मोर परमिएबल फॉर द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, यानी ये क्या कह रहा है कि वह झिल्ली या ऐसी झिल्ली जो सॉल्वेंट के लिए अधिक पारगम्य होती है, मतलब विलायक को जाने देती है। मतलब विलायक के लिए तो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा पारगम्य है, परमिएबल करती है, उसको जाने देती है, पारण करती है। एंड रिलेटिवली लेस परमिएबल टू सॉल्यूट, यानी अपेक्षा करते या उसके सापेक्ष जो अपने पास जो सॉल्यूट जो है उसको वो क्या करती है? कम परमिएबल है उसके लिए, यानी उनको कम जाने देती है। तो सच मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसको चयनात्मक अपन झिल्ली कहते हैं। समझने की कोशिश आप ये करें, इसका नाम जैसे हमने लिखा चयनात्मक है। क्लियर है? चयनात्मक अपन ये मान सकते हैं कि चुन चुन कर भेजना, मतलब सेलेक्ट कर करके भेजना। अब ये परमिएबल है, आगे हमने क्या लिख रखा है? परमिएबल। और परमिएबल को हमने क्या कर रखा है? जो सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी जाने दे। क्लियर है? जो सॉल्यूट को भी जाने दे और जो सॉल्वेंट को भी जाने दे वो क्या कहलाता है? परमिएबल। लेकिन यहाँ एक शब्द जोड़ रखा हमने, चयनात्मक, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी चुन चुन के भेजना। चुन चुन के मतलब सॉल्यूट को, सॉल्वेंट तो जाएगा। तो अपनी ये कह सकते हैं कि ये सॉल्वेंट के तो जाने देती है, लेकिन जो सॉल्यूट जो होता है उसमें से जो सिलेक्टिव कर रखा है, उन्हें सिलेक्ट कर रखा है, केवल उन्हीं को जाने देती है। विलय को तो क्या करती है? पार होने देती है, लेकिन विलय के कुछ चुने हुए अणु ही जा सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि विलय को तो पार होने देती है, विलय के लिए पारगम्य है, लेकिन विलय के कुछ चुने हुए पार्टिकल्स को, कुछ चुने हुए मॉलिक्यूल्स को ही यदि जाने दे तो वो झिल्ली क्या कहलाती है? चयनात्मक पारगम्य, चुन चुन के भेजना। तो ये आपके पास क्या थी? 4 झिल्लियां थी। पहला हमने क्या लिखा भाई? परमिएबल। दूसरा हमने लिखा इम्परमिएबल। तीसरा हमने लिखा सेमी परमिएबल। और फोर्थ हमने क्या लिखा है? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर है? तो ये 4 हमने लिखा है। परमिएबल का मतलब हमने क्या लिखा था? पारगम्य। और इम्परमिएबल का मतलब क्या हो गया? अपारगम्य।
और इसका मतलब क्या हो गया अर्धपारगम्य, और इसका मतलब हो गया चयनात्मक। क्लियर है। अब पारगम्य का मतलब हमने क्या लिखा था कि सब कुछ पार हो। इसका मतलब क्या हो गया कुछ भी पार ना हो। इसका मतलब क्या लिखा था आधा पार हो। इसमें क्या लिखा चुन चुन के। क्लियर है। यानी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, वह मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि दोनों पार हो सके वो क्या कहलाता है परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब जिसमें ना तो सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट जाए। सेमी परमिएबल का मतलब हो गया आधा, आधा सा मतलब केवल और केवल सॉल्वेंट यानी विलायक तो पार हो सकता है लेकिन विलेय पार ना हो। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होगा चुन चुन के, मतलब विलायक तो जा सकता है, सॉल्वेंट तो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट में से कौन जाएगा जिसका हमने सिलेक्शन कर रखा है। यानी कुछ चुने हुए विलेय के अणु ही क्या होंगे उससे पारदर्शी होते हैं। तो ये आपकी क्या थी चार प्रकार की झिल्लियां थी। किसके आधार पर, परमिएबिलिटी के आधार पर, बेसिस ऑन परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता के आधार पर हमने झिल्लियों को चार भागों के अंदर बांटा था। अब यहाँ हमने दो तीन चीजें और लिखी है। एक तो लिखा हमने सॉल्यूट, एक हमने लिखा सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्यूट का मतलब होता है घुलने वाला, सॉल्वेंट का मतलब होता है घोलने वाला, ठीक है। और इन दोनों को अपन प्लस कर दें, ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको अपन ये बोल सकते हैं बनने वाला, क्या बोल सकते हैं बनने वाला। यानी सॉल्यूट क्या हो गया घुलने वाला, यानी किसी को जैसे अपन दूध के अंदर या पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, क्या लिखे हमने, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर पानी प्लस शुगर यानी चीनी हमने जो लिखा, तो यहाँ पर कौन घोल रहा है और कौन घुल रहा है। तो अपन देखेंगे जो चीनी है वो तो घुल रही है यानी घुलने वाली है ये, और घोल कौन रहा है, पानी घोल रहा है। तो यहाँ पर पानी क्या हो गया, पानी क्या है घोल रहा है, ये घोलने वाला है। तो घोलने वाले को अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया अपने पास सॉल्वेंट, और ये चीनी घुल रही है मतलब क्या हो गया ये सॉल्यूट हो गया। अब ये दो दोनों से मिलकर जो बना वो क्या हो गया चीनी का पानी, क्या बोलेंगे इसको चीनी का पानी। तो चीनी का पानी वो क्या हो गया अपने पास सॉल्यूशन हो चुका है, क्या हो गया वो सॉल्यूशन। तो ये थी आपकी परमेबिलिटी के आधार पर झिल्लियां, उसके चार प्रकार, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं वो अपन अभी क्या है पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के प्रकार। इन रिलेशन ऑफ सेल शेप सॉल्यूशन कैन बी फॉलोइंग थ्री टाइप्स। इस लाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द ये वाला है सेल शेप, यानी अपन किसी भी चीज को डिसाइड करेंगे उसको अपन देखेंगे कि उसकी सांद्रता ज़्यादा है कम है बराबर है, तो वहाँ एक अपन किसी राशि को सापेक्ष बनाना होगा। यदि अपन सापेक्ष नहीं बनाएंगे तो अपन उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। जैसे अपन ये कहेंगे क्लास के अंदर ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या इसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज हैं, तो अपने किसके सापेक्ष का है, किसी को सापेक्ष तो बनाना पड़ेगा कि साहब इसके 60% हैं, इससे ये ऊपर है, इससे नीचे है या इसके बराबर है। तो हमने 60% वाले को या 80% वाले को या 90% वाले को हमने क्या कर दिया सापेक्ष बना दिया, और उसी के सापेक्ष हमने बाकी सब की क्या कर ली तुलना कर ली कि ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये इसके क्या है बराबर है। सेम वैसे ही हम यहाँ सेल शेप को क्या करेंगे सापेक्ष लेंगे, यानी जिसकी भी अपन कंसंट्रेशन देखेंगे कि अधिक है या कम है, क्योंकि डेफिनेशन कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कि टफ हो याद नहीं हो, एक ही सेकंड के अंदर याद हो गई। जिसकी सांद्रता ज़्यादा हो अतिप्रासरी विलयन, जिसकी सांद्रता कम हो अल्पप्रासरी विलयन, जिसकी सांद्रता बराबर हो समप्रासरी। तीन ही आपको सॉल्यूशन लिखे हमने, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब ज़्यादा,
हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, मतलब जिसकी सांद्रता क्या हो, ज़्यादा हो। हाइपो का मतलब हो गया कम, यानी अल्प, जिसकी सांद्रता कम हो। और आइसोटोनिक, आइसो का मतलब हो गया इक्वल, यानी जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, समान हो। लेकिन किससे ज़्यादा, किससे कम और किसके बराबर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व आउट करने के लिए किससे जो शब्द हमने लिखा, किससे ज़्यादा, किससे कम, किसके बराबर, इस किसके की जगह अपन क्या कर रहे हैं, सेल शेप, कोशिका रस। यदि किसी विलीन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, अति पराशरी विलीन होगा। और यदि किसी विलीन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, क्या हो, यदि किसी विलीन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से यदि कम हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, अल्प पराशरी विलीन बोलेंगे। और यदि जिस विलीन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के इक्वल हो, समान हो, यानी उसके बराबर हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपराशरी विलीन। ठीक है, तो अपने पास 3 प्रकार के हमने सॉल्यूशन बताए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर को हिंदी में बोलते हैं अति पराशरी, हाइपो को बोलते हैं अल्प पराशरी, और आइसो को बोलते हैं समपराशरी। अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो जिसकी सांद्रता कोशिका रस से ज़्यादा हो। अल्प का मतलब क्या हो गया है, कम, जिसकी सांद्रता कोशिका रस से क्या हो, कम। और सम का मतलब क्या हो गया, समान, यानी जिसकी सांद्रता है कोशिका रस की सांद्रता क्या हो, बराबर हो। ये तीनों की हो गई डेफिनेशन, क्लियर। अब एक एक पॉइंट हमने इसमें और लिख रखा है। जैसे पहला तो हमने क्या, सॉल्यूशन वो कंसंट्रेशन इज मोर देन दैट द सेल शेप, यानी जिसकी कोशिका रस की सांद्रता क्या हो, उससे क्या हो, उससे ज़्यादा हो, तो अपन उसको अपन क्या बोलेंगे, अति पराशरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन बोलेंगे, क्लियर है। फिर यहाँ एक एक पॉइंट और लिख रखा है, इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन सच ए सॉल्यूशन वाटर विल डिफ्यूज आउट ऑफ इट, यानी एक्सोस्मिस, एंड द प्रोटोप्लाज्म वुड कॉन्ट्रैक्ट एंड द श्रिंक। ये क्या कह रहा है कि यदि अपन किसी कोशिका को, जैसे ये हमने एक कोशिका ले ली और ये हमने क्या ले लिया, सेल शेप है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हमने, किसी कोशिका को यदि किसके अंदर रख दिया, अति पराशरी विलीन के अंदर रख दिया। अब इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया है, क्लियर है। इस कोशिका को यदि अपन इस विलीन के अंदर रखेंगे, कौन से विलीन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, तो वो क्या कह रहा है, इसके अंदर एक्सोऑस्मोसिस होगा, बहिर्प्राशन की क्रिया होगी। अब ये बहिर्प्राशन क्या है, अंतःप्राशन क्या है, ये अपन अगले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे, जो प्राशन का ऑस्मोसिस का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डिटेल से ये चीज़ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बहिर्प्राशन का कभी, अभी आप एक चीज़ याद रखिए, बहिर्प्राशन का मतलब जो है लिक्विड का बाहर आना, अंतःप्राशन का मतलब लिक्विड का अंदर जाना। किससे बाहर आना, कोशिका से। किसके अंदर जाना, कोशिका के, क्लियर है। तो अब जब इसमें इस सेल को हमने यहाँ पर पुटअप किया, किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने क्या लिखा, कौन सी क्रिया होगी, एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होगी, नहीं बहिर्प्राशन की क्रिया होगी। मतलब इस कोशिका से ये जो लिक्विड है, नहीं इसका जो जिद्र है वो बाहर आएगा। जब इसके अंदर आपको ध्यान है, इस कोशिका जब बाहर आएगा तो ये कोशिका क्या होगी, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जब सिकुड़ जाएगा तो कोशिका क्या होगी, आकार में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अरे सीधी सीधी बात है, यदि आप अंगूर को एक गाढ़े चीनी के घोल के अंदर आप रख दोगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा, नहीं सिकुड़ेगा, तो वो तो है बहिर्प्राशन क्रिया। और आप किशमिश को पानी के अंदर रख दें, दूध के अंदर रख दें, थोड़ी देर के अंदर वो क्या होगी, फूल की कुपा हो जाएगी, फूल जाएगी। वो फूल की मतलब उसका आकार क्या होगा, इंक्रीज हो गया। मतलब वो क्रिया कौन सी है, अंतःप्राशनिक क्रिया। कौन सी है, अंतःप्राशन की क्रिया। अब आगे अपन डिटेल से नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखना, अंगूर को यदि आपने चीनी घोल के अंदर रखा, वो पिचक जाएगा, वो बहिर्प्राशन क्रिया होती है। किशमिश को आप यदि पानी या दूध के अंदर रख दो तो वो क्या होगी, फूल जाएगी। वो क्रिया कौन सी होती है, अंतःप्राशन क्रिया होती है, क्लियर है। तो अपन किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो ये क्या होगा, ये पिचक जाएगा, क्योंकि बहिर्प्राशन क्रिया होगी। इसका उदाहरण अपन ये मान सकते हैं कि अंगूर को चीनी के घोल के अंदर रखना। फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन व्हिच कंसंट्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ द सेल शेप इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो, अल्प पराशरी विलयन वो कहलाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिख रखा है, इफ ए सेल इज इमर्स्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर विल डिफ्यूज इनटू द सेल एंडोऑस्मोसिस एंड इट विल इंक्रीज इन साइज। ये क्या कह रहा है, वही सेम चीज़ है। जैसे हमने ये सॉल्यूशन कौन सा ले रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, और ये सेल है इसके अंदर हमने रखा, तो इस सेल के अंदर क्या होगा, अंदर चला जाएगा। क्या चला जाएगा,
ये जल अंदर चला जाएगा। जब जल अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी, यानी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एंडोस्मोसिस क्रिया होगी। अपने ये कह सकते हैं किशमिश को पानी या दूध के अंदर रखा तो अपन क्या, कौन सी क्रिया होगी, एंडोस्मोसिस क्रिया हो जाएगी। क्लियर है। अगला जो है आइसोटोनिक यानी समप्राशरी विलयन, यानी ए सॉल्यूशन विद कंसंट्रेट इक्वल टू दैट ऑफ द सेल शेप इज नॉन एज आइसोटोनिक, मतलब विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता क्या हो, समान हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समप्राशरी विलयन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से क्या लिखा, इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर वुड बी नो नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर, एज ए रिजल्ट देयर इज नो चेंजेज इन वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द सेल, यानी नाइदर एंडोस्मोसिस नॉर एक्सोस्मोसिस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि अपनी सेल को, जैसे ये कोशिका है, इसको अपनी सॉल्यूशन को, कौन सा सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इस कोशिका को अपनी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपने रख दिया तो दोनों का क्या है, इक्वल है, कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो ना तो एंडोस्मोसिस क्रिया होगी ना एक्सोस्मोसिस क्रिया होगी, यानी ना तो बहिःप्राशन क्रिया होगी ना अंतःप्राशन क्रिया होगी। जब दोनों ही क्रिया नहीं होगी ना तो आकार घटेगा ना आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या, ना तो वॉल्यूम चेंज होगा ना इसका वेट चेंज होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोशिका के सेल शेप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े वो कौन सा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। तो ये तीन प्रकार के अपने पास सॉल्यूशन थे, हाइपर जिसकी सांद्रता ज़्यादा हो, हाइपो जिसकी सांद्रता कम हो, आइसो जिसकी सांद्रता बराबर हो, किसके, सेल शेप की। इसमें रखेंगे एक्सोस्मोसिस क्रिया होगी, इसमें रखेंगे एक्सोस्मोसिस क्रिया होगी, इसमें रखेंगे ना एंडोस्मोसिस होगा ना क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। ये दोनों ही चीज़ अपने आप को बता दीजिए। अब कल जो अपन अगला जो चैप्टर पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ये ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, परासरण पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर सारी चीज़ अपने पास क्या डिटेल से आएगी। तो आज आपको क्या पढ़ाया था हमने, परमिएबिलिटी और सॉल्यूशन, इन दोनों में यदि कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या है व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।